हेलो स्टूडेंट, मैं आपका शिक्षक मित्र आपका आपके यूट्यूब चैनल जिसका नाम वैल्यू एजुकेशन 247 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 विज्ञान विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1, मोमबत्ती की ज्वाला के सबसे बाहरी क्षेत्र का रंग होता है। देखिए, जब मोमबत्ती की ज्वाला जलती है तो उसमें जो है लाल, पीला और नीला 3 ज्वालाएं होती हैं। उसमें जो सबसे बाहरी क्षेत्र होता है वो नीली ज्वाला होती है और ये सबसे तीव्र होती है, सबसे तेज होती है। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में भर देंगे द, ब्रैकेट में हमारा उत्तर द भर देंगे। दूसरा है पीसीआरए का संबंध किससे है। तो देखिए, पीसीआरए का जो संबंध है इसमें हमारा ऑप्शन है अच्छी शिक्षा से, पेट्रोल और डीजल बचाने से, वाहन चालन से या पेट्रोलियम के परिष्करण से। तो देखिए, पीसीआरए का जो संबंध है वो पेट्रोलियम और डीजल बचाने से है। ये एक संस्था है जो पेट्रोल डीजल बचाने के विभिन्न प्रकार के उपाय करती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं कहलाता है। देखिए, पृथ्वी का वह भाग जहां सजीव पाए जाते हैं उसे हम भूमंडल कहते हैं, अर्थात हमारा जो ब ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। यहाँ पर ब्रैकेट में हम ब भर देंगे। देखिए, इसके संबंधित जो भी उत्तर है, अगर आपको कोई उत्तर में डाउट हो तो नीचे जो है, नीचे उत्तर पुस्तिका भी दी हुई है इसकी वीडियो के अंत में, वहाँ जा कर के आप इसकी उत्तर पुस्तिका देख सकते हैं। अभी इन चीज़ों को आप धीरे धीरे समझ लीजिए। निम्न में से ध्वनि का संचरण नहीं होता है। देखिए, ध्वनि का संचरण यहाँ ऑप्शन दे रखा है ठोस में, दूसरा ऑप्शन है गैस में, तीसरा ऑप्शन है द्रव में और चौथा ऑप्शन है निर्वात में। तो जो इसका उत्तर है वो निर्वात, अर्थात जहाँ वायु नहीं होती है उस जगह को हम बोलते हैं निर्वात। तो निर्वात में जो है ध्वनि का संचरण नहीं होता है, मतलब ध्वनि नहीं चलती। संचरण मतलब ध्वनि नहीं चलती है। ठोस में भी चलती है ध्वनि, द्रव में भी चलती है, गैस में भी चलती है, यानी वो सुनाई देती है। लेकिन निर्वात में जो है ध्वनि नहीं सुनाई देगी, अर्थात जब हमारे बीच में वायु नहीं होगी तो हम चाहे कितना भी बोले, हमारी ध्वनि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकती है। तो ध्वनि का संचरण नहीं होता है। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है द, निर्वात में। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है। तो मानव में ध्वनि उत्पन्न होती है, इसके ऑप्शन है जीभ से, आहार नाल से, कंठ से, हाथों से। तो आप जानते हैं कि हमारी जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो कंठ से उत्पन्न होती है। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के। यहाँ पर ऑप्शन है धन सिरे से, दूसरा ऑप्शन है लीड से, तीसरा बैटरी और चौथा स्पीकर। देखिए, एलईडी के साथ जुड़े जो तार जुड़ी होती है उसे हम बैटरी से जोड़ते हैं, सॉरी उसके धन सिरे से जोड़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। वापस देखिए इस प्रश्न को, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के। तो बैटरी के हम धन सिरे से उसको जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। एलईडी के साथ, प्रश्न संख्या 7, एलईडी के साथ जो तार जुड़ी होती है उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए, एलईडी के साथ में जो तार जुड़ी होती है उसे हम लीड्स कहते हैं। आपने भी कई बार बोला होगा लीड्स, तो उन्हें हम लीड्स कहते हैं। यहाँ हम ब ऑप्शन भर देंगे। कांच की आवेशित छड़ तथा प्लास्टिक की आवेशित स्ट्रा एक दूसरे को, देखिए कांच की आवेशित छड़ है और प्लास्टिक की आवेशित स्ट्रा है, इन दोनों पे अलग अलग आवेश होंगे कि एक पर धन और एक पर ऋण आवेश। तो जब दोनों पर अलग अलग आवेश हैं तो हम जानते हैं कि जो विपरीत आवेश हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, आकर्षित करती हैं। तो यहाँ हम जो है ब्रैकेट में ए ऑप्शन भर देंगे। अगला प्रश्न है, स्पष्ट कीजिए कि उर्वरक खाद से किस प्रकार भिन्न है। देखिए, उर्वरक एक तरफ हम लिख देंगे उर्वरक और दूसरी तरफ लिख देंगे खाद। उर्वरक जो होता है, जिसको कि जैसे यूरिया है, पोटाश है, ये उर्वरक होते हैं। अब हम जानते हैं कि उर्वरक जो होता है वो कहाँ तैयार होता है, फैक्ट्रियों में तैयार होता है। जबकि जो कार्बनिक खाद होता है
ये कहाँ तैयार होता है? ये हम घरों में ही जो है गोबर से, अपशिष्ट पदार्थों से, सूखी पत्तियों से, इनसे तैयार करते हैं। उर्वरक जो होता है इसकी अधिक मात्रा का अगर हम उपयोग करते हैं तो उससे ज़मीन खराब हो जाती है, बंजर हो जाती है। लेकिन खाद का अधिक उपयोग करने से, खाद में क्या लिखेंगे? खाद का अधिक उपयोग करने से ज़मीन खराब नहीं होती है बल्कि और अधिक उपजाऊ होती है। उर्वरक में हम तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि उर्वरक से जो सूक्ष्म जीव होते हैं मिट्टी के, वो मर जाते हैं। जबकि खाद में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, खाद से उन सूक्ष्म जीव की वृद्धि होती है, मरते नहीं है बल्कि उनकी संख्या बढ़ती है। इस तरीके से उर्वरक जो होता है मानव निर्मित होता है, फैक्ट्रियों में तैयार किया जाता है, रासायनिक पदार्थ होता है। ये रासायनिक पदार्थ नहीं होता है। इस तरीके से इनके उत्तर आपको जो है पीछे जो है, जैसा कि मैंने अभी आपको उल्लेख किया है, आपके अंत में जो है वीडियो के नीचे इन सभी के उत्तर दिए हुए हैं। आप वहां से देख करके भी इनके उत्तर इस सही तरीके से लिख सकते हैं, अगर किसी को यहाँ जो है लिखने में कोई परेशानी आ रही हो तो। अगला प्रश्न है, पाश्चुरीकरण क्या है? देखिए, किसी द्रव पदार्थ, विशेष करके दूध को एक निश्चित तापमान पर, जैसे 70 डिग्री सेंटीग्रेड, 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर 15 से 30 सेकंड तक हम गर्म कर देते हैं। इस प्रकार से जब उसको गर्म कर देते हैं तो उसके जो रोगाणु, जीवाणु, कीटाणु जो भी उसके अंदर होते हैं वो सब मर जाते हैं। फिर उसको उबाल करके बिल्कुल एकदम से ठंडा कर देते हैं, जिससे उसके सूक्ष्म जीवों की, पहले तो उबाला 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो उसके सूक्ष्म जीव मर गए। फिर उसको जो है उबाल करके ठंडा करके उसके ठंडा किया तो उसकी जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि उसमें रुक जाती है। जो सूक्ष्म जीव मर ही गए तो वहाँ वृद्धि क्या होगी? इस प्रक्रिया को हम पाश्चरीकरण कहते हैं। वापस से देखिए, पाश्चरीकरण क्या होता है कि किसी भी द्रव पदार्थ को, विशेष करके दूध को 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले उबालते हैं और फिर उसको ठंडा करके डिब्बों में बंद करके रख देते हैं, जिससे वो उसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं नष्ट हो जाते हैं, उनकी वृद्धि होना बंद हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम पाश्चरीकरण कहते हैं। डिब्बा बंदी जो चीज़ें होती हैं उसको इसी विधि के द्वारा जो है संरक्षित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कोक के अभिलक्षणों का वर्णन कीजिए। देखिए, कोक जो कार्बन होता है उसके अभिलक्षण क्या होते हैं कि यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ होता है। कोक अर्थात कोयला, यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ होता है और ये कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। ये दो अभिलक्षण आप इसमें लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है, इकबाल को हल्की पेटी का धकेलनी है और सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटी का धकेलनी है। कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों? देखिए, इकबाल को तो हल्की पेटी का धकेलनी है और सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटी का धकेलनी है। तो अधिक घर्षण बल कौन अनुभव करेगा? जिसका सामान भारी होगा, अर्थात सीमा जो है वो अधिक घर्षण बल का अनुभव करेगी, क्योंकि स्थितिक घर्षण बल का मान ज्यादा होता है। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए थ्रेसिंग। यहाँ पर देखिए दोनों कट गए हैं, एक में थ्रेसिंग आ गया, निराई आ गया, सिंचाई हो गया, जुताई हो गया। थ्रेसिंग क्या होता है? थ्रेसिंग होता है कि जब फसल कट जाती है और जो बीज होते हैं उसको भूसे से अलग करते हैं, उसको हम थ्रेसिंग कहते हैं और थ्रेसर के द्वारा ये काम किया जाता है। तो पहला जो ऑप्शन है उसको पहले को हम डी ऑप्शन से मैच कर देंगे, बीजों को भूसे से अलग करना। अब है निराई। निराई करना, जिसको कि सामान्य ग्रामीण भाषा में हम निनाणी करना भी कहते हैं, जो कि खरपतवार उग जाती है, जैसे कि बथुआ उग गया, कोई घास उग गई, तो फसल में से उसको हटाया जाता है खोद करके, ताकि फसल अच्छी वृद्धि कर सके, तो उसे हम निराई कहते हैं। तो निराई क्या हो गया? इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, खरपतवार को हटाना। सिंचाई, अब सिंचाई ये सब जानते हैं, फसल को पानी देना यानी खेत में जल देना, तो इसमें तीसरे में सी भर देंगे, खेत में जल देना। और जुताई क्या होता है? जुताई के द्वारा क्या करते हैं, जैसे खेत को बीज बोना है तो बीज बोने से पहले उस पर हल चलाते हैं और हल चला करके उस मिट्टी को पोला करते हैं, इसे हम जो है जुताई करना कहते हैं। तो इस तरीके से जो चौथा है उसको हम ए ऑप्शन से मैच कर देंगे। अगला पॉइंट, हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 4 बिंदु लिखिए। तो हमारे जीवन में उपयोगी जो सूक्ष्म जीव हैं, सूक्ष्म जीवों से कई प्रकार की प्रतिजैविक औषधियां बनती हैं। आप जानते हैं प्रतिजैविक औषधियां सूक्ष्म जीवों से ही बनती हैं, पहला पॉइंट।
दूसरा पॉइंट है सूक्ष्म जीवों से जैसे ईस्ट वगैरह से ब्रेड बनती है। तीसरा, ईस्ट जैसे सूक्ष्म जीवों से ही अल्कोहल जो शराब होती है वो बनती है। तो इस तरीके से सूक्ष्म जीवों से ही दही बनता है। जो हमारा दही जो जमता है वो सूक्ष्म जीवों के कारण ही जमता है। तो इस तरीके से बैंकिंग उद्योग में ईस्ट का उपयोग होता है, ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाने में, अनेक औषधियाँ बनाने में इनका उपयोग करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे जीवन में सूक्ष्म जीव बहुत ही उपयोगी होते हैं। अगला प्रश्न है सत्य और असत्य। कोयला एक जीवाश्म ईंधन नहीं है। तो देखिए, कोयला एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये बात बिल्कुल असत्य है। कोयला जो है वो एक जीवाश्म ईंधन है, मृत वनस्पति से ये बनता है। दूसरा, कोक एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। बिल्कुल सही बात है, ये कथन बिल्कुल सत्य है। कोलतार एक सुगंधित काला गाढ़ा द्रव होता है। देखिए, कोलतार जो होता है काला काला और गाढ़ा द्रव तो होता है, लेकिन सुगंधित नहीं होता है। तो यहाँ पर ये कथन जो है वो असत्य लिख सकते हैं हम। मिट्टी का तेल स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन के रूप में काम आता है। तो मिट्टी का तेल जो होता है वो स्टोव में तो काम आता है, लैंप में भी काम आता है, लेकिन जेट वायुयान में काम में नहीं आता है। तो ये जो है यहाँ पर हम जो है इसको आधा तो सत्य आधा असत्य मान सकते हैं। तो चलिए इसको सत्य कथन मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम सत्य कथन भर देंगे। अब अगला प्रश्न है हमारे पास में, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। विश्व उष्णन। देखिए, विश्व उष्णन, वैश्विक जो उष्णन होता है वो क्या होता है। देखिए, वैश्विक उष्णन वायु में कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैसों की जो मात्रा जब बढ़ जाती है तो इससे पृथ्वी का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। क्योंकि ये जो गैसें होती हैं सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को अब खींच लेती है, रोक लेती हैं, वापस नहीं जाने देती हैं। और जब प्रकाश की किरणें वापस जाएगी ही नहीं, टकरा करके वहीं जमीन में ही रह जाएंगी, तो पृथ्वी का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिसे विश्व उष्णन कहते हैं। इंग्लिश में इसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, और पृथ्वी का तापमान अगर बढ़ेगा तो उससे क्या हानि होगी, जो बर्फ़ के जो पहाड़ हैं वो जल्दी जल्दी पिघलेंगे। बर्फ़ के पहाड़ अगर पिघलेंगे तो वो सारा पानी कहाँ आएगा, नदियों से होता हुआ वो सारा पानी समुद्र में आ जाएगा, और समुद्रों का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा। तो इससे ये हानि होगी कि जल समुद्र के किनारे पर जो शहर हैं, जैसे मुंबई जैसे शहर हैं, वो पानी में डूब जाएंगे। तो वैश्विक उष्णन का मतलब होता है पृथ्वी का तापमान बढ़ना। और ये पृथ्वी का तापमान कौन सी गैस के कारण बढ़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण, जो कि फैक्ट्रियों से निकलता है, हमारे मुंह से निकलता है आदि। क्योंकि पेड़ों की संख्या क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, क्योंकि पेड़ ही इस गैस को लेते हैं। दूसरा होता है अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा क्या होता है, देखिए फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है, उसमें दो गैस मुख्य होती है, एक तो सल्फर डाइऑक्साइड और एक नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये जो गैसें होती हैं ये ऊपर जाती हैं, फैक्ट्रियों से निकल करके कहाँ जाती हैं, आसमान में जाती हैं, ऊपर जाती हैं, और वहाँ पर ये अम्ल बना लेती हैं। NO2 नाइट्रिक अम्ल बना लेती है, और SO2 H2SO4 गैस बना H2SO4 अम्ल बना लेती है, यानी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती है। अब वहाँ पर ये अम्ल बन गया ऊपर। अब जब पहली बरसात होगी तो उस बरसात के साथ में ये अम्ल भी नीचे आ जाता है, इसको बोलते हैं अम्लीय वर्षा। अब इस अम्लीय वर्षा से हानि भी होती है। क्या क्या हानि होती है वो समझिए। जैसे मान लीजिए उस बरसात में कोई व्यक्ति नहाता है, पहली बरसात में कोई व्यक्ति नहाता है, तो उसकी त्वचा पर भी ये पड़ेंगे, बालों में भी पड़ेगा, तो उसकी त्वचा भी खराब होगी, बाल भी खराब होगी। इसलिए जो घर वाले होते हैं वो मना करते हैं कि पहली बरसात में नहीं नहाना चाहिए। दूसरा होता है अगर भूमि पे गिरेगी तो भूमि अम्लीय हो जाएगी। इस तरीके से और अगर भवनों पे गिरेंगी तो भवनों की दीवार खराब हो जाएंगी। आजकल आप देखते हो कि भवनों की जो दीवारें होती हैं वो बिल्कुल खराब हो जाती हैं, उन पे से जो है वो उतर जाती है। तो ये अम्लीय वर्षा के कारण ही होता है। अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, संकटापन और विलुप्त स्पीसीज। देखिए, संकटापन स्पीसीज वो स्पीसीज होती हैं जिनकी संख्या बहुत ही कम रह गई है, यानी लोगों ने उसका इतना शिकार कर दिया कि वो धीरे धीरे जो है वो कम होती गई, उनकी बच्चे उनके पैदा नहीं हुए, और धीरे धीरे शिकार होते होते उनकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई। ऐसी जातियों को हम संकटापन जाति कहते हैं। और कुछ समय के पश्चात वो जो है अगर उनका ऐसे ही शिकार होता रहा तो वो एक भी नहीं बचेंगे।
और विलुप्त हो जाएंगे। तो जो विलुप्त हो जाते हैं उनको विलुप्त जातियां कहते हैं, यानी जो जातियां बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं वो विलुप्त जातियां होती हैं। लेकिन जो संख्या में कम हैं, जिन पे संकट है, उनको संकटापन्न जाति कहते हैं। जैसे भारतीय शेर, गैंडा, एशियाई गधा, ये सब विलुप्त जातियां होती हैं। डोडो ये विलुप्त है। डोडो जो एक पक्षी था ये विलुप्त हो गया है, अब नहीं पाया जाता है। इसी प्रकार से गोडावण पक्षी भी जो है विलुप्त के कगार पर आ रहा है। विलुप्त स्पीसीज में वैसी स्पीसीज जो बिल्कुल ख़त्म ही हो गई हैं उनको विलुप्त स्पीसीज कहते हैं। जैसे डायनासोर, डोडो पक्षी, ये विलुप्त हो गए हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात किसे कहते हैं? देखिए, वनस्पति जात का मतलब होता है किसी क्षेत्र में जो वनस्पति पाई जाती है, किसी एक क्षेत्र में जो भी पेड़ पौधे पाए जाते हैं उसे उसकी वनस्पति जात कहते हैं। और प्राणी जात क्या होता है? किसी विशेष क्षेत्र में जो भी प्राणी पाए जाते हैं उसे प्राणी जात कहते हैं। अब यहाँ पर आप जो हैं यहाँ पर कुछ खालिस्तान भी हैं, जैसे वृषण, जन्नांग होते हैं। अब देखिए, वृषण जो हैं वो मनुष्य नर में पाए जाते हैं, केवल आदमी में पाए जाते हैं, इसलिए नर जन्नांग है। तो यहाँ पर वृषण नर जन्नांग होते हैं, नर भर देंगे। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के द्वारा जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। तो देखिए, नर युग्मक और मादा युग्मक के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें जो है संलयन को, मिलने को, नर युग्मक और मादा युग्मक का जो मिलना होता है उसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। निषेचित अंडा कहलाता है। देखिए, निषेचित अंडे को हम जो है युग्मनज कहते हैं, तो यहाँ पर हम युग्मनज भर देंगे। हाइड्रा में द्वारा नए जीव का विकास होता है। तो हाइड्रा में जो है मुकुलन द्वारा नए जीव का विकास होता है। यहाँ पर अभी हम जो हैं ये 18 प्रश्नों पर ही चर्चा करेंगे। अगला जो ये भाग 2 इसका आएगा मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 का, उसमें बाकी के जो बड़े प्रश्न हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। अब मैं आपको जो होता है इनके उत्तर पुस्तिकाएं जो है वो दिखा देता हूं कि इनकी उत्तर पुस्तिकाएं, ताकि आप जो है अगर किसी प्रकार की कोई आपको परेशानी आए तो आप इसकी उत्तर पुस्तिकाएं भी देख सकते हैं। यहाँ पर इस मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 की आप उत्तर पुस्तिका देख सकते हैं। ये आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे 8, उनके उत्तर हैं। धीरे धीरे देखते जाइए। फिर प्रश्न 9 का जो उर्वरक और खाद में अंतर था, तो आपको इसी तरीके से उसका उत्तर लिखना है। ये यहाँ पर केवल उत्तर दिए हुए हैं। इन उत्तरों को आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, वहाँ मैंने इनको समझा दिया है आपको। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो वीडियो को वापस जो है पीछे ले जा कर के आप इन्हें वापस समझ सकते हैं और इन उत्तरों को लिख सकते हैं। ये आपके मिलान करने वाला प्रश्न आ गया। अगर किसी की स्पीड धीरे हो तो वीडियो को रोक करके जो है आप इसका उत्तर लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में भी इसको शेयर करें और एक डेस्क वर्क ज़रूर ले आएँ और उसमें जो है लिखने का प्रयास करें, क्योंकि आपको कॉपी नहीं दी जाएगी 8th बोर्ड में। 8th बोर्ड में आपको जो है इसी प्रकार की, जैसे आपकी डेस्क वर्क आती है उसी प्रकार से एक पुस्तिका आ जाएगी, उसी में आपको उत्तर लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आप जो है उसके देख लें। ये आपके 18 नंबर तक के आज के प्रश्न किए हैं हमने। तो 18 तक के आगे जो है 19 नंबर से 25 नंबर तक का भाग 2 जो है, क्योंकि ये बड़े प्रश्न होंगे सभी, तो बड़े प्रश्नों को जो है अलग से समझाया जाएगा।